हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2023 का टेस्ट 6 हुआ है और इसका टेस्ट डिस्कशन यानी कि इसका जो आंसर है, जो इसकी आंसर की है एग्जैक्टली उसको आज मैं यहाँ पर बताने आया हूँ और इस टेस्ट का डिस्कशन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स करीब में है और टाइम आपके पास बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो पहले क्वेश्चन को लेते हैं, तो उस पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि विथ रेफरेंस टू द क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द बैलिस्टिक मिसाइल इज टारगेटेड एज अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए सिंगल लॉन्च फोर्स विथ नॉट मच एडेड गाइडेंस बट क्रूज मिसाइल जनरली कंसिस्ट ऑफ ए गाइडेंस सिस्टम। तो मतलब इन्होंने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उस पर बहुत ज्यादा गाइडेंस सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, उसको एक पैराबोलिक पाथवे से लॉन्च किया जाता है, जबकि क्रूज मिसाइल को जो है वो गाइडिंग सिस्टम की जरूरत होती है, यानी वो उसके रूट को बदला भी जा सकता है, उसको गाइड भी किया जा सकता है। तो भाई ये बात तो सही है। तो उसी चीज दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया है, बैलिस्टिक मिसाइल आर मच हार्डर टू इंटरसेप्ट देन क्रूज मिसाइल ड्यू टू द मच शॉर्टर टाइम अवेलेबल। तो अगर शॉर्टर टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से बात करें, बहुत कम समय हमें मिल पाता है बैलिस्टिक मिसाइल को समझने को इंटरसेप्ट करने के लिए, इस बेस पर कहेंगे तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। मतलब होता क्या है कि जब बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो लॉन्चिंग के वक्त, क्योंकि ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है, तो लॉन्चिंग के वक्त तो आपको पता ही नहीं चलने पाएगा कि ये कब कि ये दुश्मन के देश से कब लॉन्च हो गई, और जब ये मिड एयर फेज में पहुंचती है तभी आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और जब ये वापस जो है वो आपके देश पर यानी कि आपके जो टारगेट होते हैं उन पर जब हमला कर रही होती हैं तब आप इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये होता है कि ये जो मिड एयर फेज होता है इसमें अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आप इन मिसाइल्स को पकड़ पाएं अपने रडार के माध्यम से, तो फिर आप इसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको हवा में मारकर गिरा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर नहीं, ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए मिड एयर फेज में, तो फिर आप इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये पॉइंट भी सही है। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अगर रडार डिटेक्शन के मामले में अगर पूछा जाए, तो रडार डिटेक्शन के मामले में देखा है कि अगर रडार की पकड़ में आती है कि नहीं आती है, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं उनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये रडार की पकड़ में नहीं आती हैं। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल तो रडार की पकड़ में आ जाएगी अगर वो मिड एयर फेज में, अगर हमारा रडार उस तरीके के उस ताकत के रहे कि मिड एयर फेज में हमने मिसाइल को पकड़ लिया, तब तो वो इसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर रडार के हिसाब से अगर हम देखें तो जो क्रूज मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल पकड़ में नहीं आती हैं, क्योंकि क्रूज मिसाइल हमेशा जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, उससे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं, जिसकी वजह से रडार जो है इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, इन्हें पकड़ नहीं पाता है। तो यही वजह है कि अगर रडार के माध्यम से पकड़ने के आधार पर अगर हम देखेंगे तो क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होगा, और अगर शॉर्टन टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस होता है। तो यहां पर क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है कि शॉर्टर टाइम अवेलेबल के हिसाब से कि यानी कम किसको इंटरसेप्ट करने का बहुत कम समय हमें मिलता है, तो उस आधार पर हम देखेंगे तो बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। लेकिन अगर रडार की पकड़ में आती है या नहीं आती है, इस आधार पर इंटरसेप्शन की बात की जाएगी, तो क्रूज मिसाइल को मुश्किल है डिटेक्ट कर पाना, क्योंकि क्रूज मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि सतह के बहुत करीब से उड़ान भरती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल रडार की पकड़ में आ जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखें हम लोग शॉर्टर टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। तीसरा जो है बैलिस्टिक मिसाइल दैट फ्लाई अबव द एटमॉस्फेयर हैव ए मच लॉन्गर रेंज देन वुड बी पॉसिबल फॉर क्रूज मिसाइल ऑफ द सेम साइज। ठीक है, वुड बी पॉसिबल, तो वायुमंडल के ऊपर उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें समान आकार की क्रूज मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक लंबी दूरी की होती हैं। बिल्कुल सही बात है, बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली होती हैं, क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्रूज मिसाइल ज्यादा से ज्यादा 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर की मैक्सिमम जो है वो रेंज की होती है, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो 5000, 7000, 8000, 12000 इतने किलोमीटर की रेंज को अटैक कर देती है। तो ये पॉइंट भी सही है। तो ओवरऑल
मामला क्या है कि इसका अगर देखा जाए तो इसका ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम लोगों को देखना है। तो इसमें कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आकाश प्राइम मिसाइल। आकाश प्राइम मिसाइल के रेफरेंस से अगर ये बातें कौन सी की जाएंगी, इट इज एन अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफ आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर, आकाश हमेशा मिसाइल याद रखिएगा बच्चों कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होती है कि यहां पे सतह से इनको लॉन्च किया जाता है और ये हवा में उड़ते हुए दुश्मन के जो विमान होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती हैं। तो सरफेस यानी कि सतह से, ठीक है, सतह से ये हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो इट इज एन अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफ इट्स आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी ये इसकी आकाश से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उन्नत संस्करण है। बिल्कुल सही है। इन कंपैरिजन टू द एग्जिस्टेंस आकाश सिस्टम, आकाश प्राइम इज इक्विप्ड विद एन इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फॉर इंप्रूव्ड एक्यूरेसी। मतलब कि इसकी जो एक्यूरेसी है यानी इसकी जो सटीकता है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो इसके लिए इसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी, सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी साधक से लैस है। तो ये भी बात इसकी सही है। तो इसके अंदर दोनों पॉइंट सही हैं, यानी कि इसका आंसर जो है वो सी होगा। ठीक है, फिर आगे बात करें हम लोग तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एंटी सैटेलाइट मिसाइल। एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल होती है वो क्या करती है, दुश्मन की जो याद रखिएगा, जो दुश्मन का सैटेलाइट होता है यानी स्पाई सैटेलाइट होता है, जो दुश्मन का स्पाई सैटेलाइट होता है, ऐसा सैटेलाइट जो कि हमारी जासूसी करता है। तो जासूसी करने वाला जो सैटेलाइट होता है उनको इंटरसेप्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो एंटी सैटेलाइट जो होती है वो क्या काम करती है, दुश्मन के स्पाई सैटेलाइट यानी जासूसी सैटेलाइट को नष्ट करने का काम करती है। तो इसमें कहा गया है इट इज अ मिसाइल बेस्ड सिस्टम टू अटैक मूविंग सैटेलाइट। ठीक है, मूविंग सैटेलाइट। फिर उसके बाद जो है वो कहा गया है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, सैटेलाइट हमेशा मूव ही करते रहते हैं ना, तो उनको तो ही इंटरसेप्ट करेगी। दूसरा है द टेस्ट वाज डन इन द लोअर एटमॉस्फेयर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 किलोमीटर। इंडिया ने जो मिशन शक्ति जो है टेस्ट किया था वो 300 किलोमीटर के एटमॉस्फेयर में ही किया था। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी पॉइंट सही है। इसका मतलब ये है कि ये 300 किलोमीटर जो ये परीक्षण किया गया था 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। और इस गतिमान उपग्रहों पर हमला करने के लिए मिसाइल आधारित प्रणाली है, बिल्कुल सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी 1 और 2 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पिनाका रॉकेट। तो पिनाका रॉकेट क्या है, पिनाका भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है और रॉकेट प्रणाली के पुणे में आयुष संस्थान यानी कि इसको आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश ARD ने इसको डेवलप किया है और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ने। ठीक है, तो रॉकेट सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय Armament Research and Development Establishment in Pune and High Energy Material Research Laboratory HAM इन्होंने डेवलप किया है। बिल्कुल सही है और इसका भी आंसर जो है वो यही होगा, सी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एटलस ऑफ ग्लेशियल लेक्स इन गंगा बेसिन रिलीज बाई। ठीक है, एक एटलस जो है वो ग्लेशियल झीलों का एटलस किसने गंगा बेसिन में ग्लेशियल झीलों का जो एटलस है वो किसने जारी किया है, तो याद रखिएगा इसे जारी किया है जल शक्ति मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको जारी किया है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आपको पता है ना कि नासा ने एक दुनिया का सबसे महंगा जेम्स वेब एक स्पेस टेलीस्कोप भेजा है। इसके बारे में आपने काफी चर्चा में सुना होगा। दुनिया का सबसे महंगा और दुनिया का सबसे एडवांस स्पेस टेलीस्कोप है जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया है, जो अंतरिक्ष के वर्तमान जो तारे हैं, जो ब्रह्मांड में जो तारे हैं या जो भी गैलेक्सीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो ले ही रहा है, साथ ही साथ गैलेक्सीज या जो स्टार्स हैं आज से अरबों साल पहले कैसे थे। ठीक है, यानी कि हमारे यूनिवर्स का जो पास्ट है उसकी भी इमेज लेने में कैपेबल है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जक्सा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये जो कोलैबोरेशन है वो जक्सा के साथ नहीं है बल्कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ में है। तो याद रखिएगा कि ये जो है नासा जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो इसने भेजा है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर भेजा है, नॉट जक्सा। ठीक है, जक्सा जो है जापानीज जो है वो स्पेस एजेंसी है, तो उसके साथ मिलकर नहीं भेजा है। तो ये पहला पॉइंट जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाता है। इट कैन डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अप टू 100 टाइम्स फेंटर देन हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। तो बिल्कुल सही है भाई, ये जो है
ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में कैपेबल है। इसके अलावा इट डिजाइन एम्फेसिस द नियर और मिड इंफ्रारेड फॉर हाई रेडशिफ्ट ऑब्जेक्ट एंड डस्ट क्लाउड विजिबिली। मतलब ये है कि जो डस्ट क्लाउड्स बन रहे हैं यूनिवर्स में, स्पेस में, उन सबको ये बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये दो बातें सही हैं, 2 और 3 सही है, इसका आंसर जो है वो बी होगा। ठीक है, फिर इसके बाद याद रखिएगा, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है वो आप समझ लीजिए जो स्पेस में जो हमारा सन है, ठीक है, यानी सूरज है, तो सूरज से के जो बाहरी भाग होता है उसे कोरोना कहते हैं, इसे कोरोना कहते हैं। और इसी से लगातार जो है बहुत सारा जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स और साथ ही साथ बहुत सारा जो है वो हाई एनर्जी की वेव्स वगैरह जो है और बहुत सारा मास जो है वो लगातार एनर्जी की फॉर्म में जो है वो निकलता रहता है। इसे ही कोरोनल मास इजेक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कहा गया है कि कोरोनल मास इजेक्शन जो होता है, मास इजेक्शन जो है वो आर लार्ज एक्सपल्शन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन एटमॉस्फेयर कॉजिंग रेडियो एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस ऑन द अर्थ। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है वो रेडियो और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस अर्थ पर क्रिएट करता है। बिल्कुल सही है, ये प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड इससे निकलती है। दूसरा पॉइंट है कोरोनल मास इजेक्शन आर डेंजरस टू ह्यूमन ऑन अर्थ सरफेस। नहीं भाई, इसका कोई सबूत जो है वो नहीं मिला है। ठीक है, इसका कोई सबूत नहीं है कि ये जो है हमारी अर्थ पर, पहली बात तो अर्थ पर बहुत कम पहुंच पाता है क्योंकि हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोरोनल मास इजेक्शन को जो है डिफ्लेक्ट कर देती है, तो हमारी अर्थ पर पहुंच नहीं पाता है। और पहुंच भी जाता है तो इतना अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि वो हमारी ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है, जो स्पेस में ये हमारे सन के कोरोना से निकलने वाला जो ये बहुत सारी एनर्जी, हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, निकलती हैं, तो वो अर्थ पर ह्यूमन को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये नहीं है। दे कैन क्रिएट पावरफुल अरोराज एंड जनरेट जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। बिल्कुल, ये अरोराज जो हम लोग नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं, वो नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं, आप लोगों को पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी वगैरह में, तो वो सब इसी की वजह से होते हैं, जिन्हें अरोराज कहते हैं, वो इसी की वजह से होती हैं। तो ये बात सही है। तो 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक है, बी है, 1 और 3 सही है इसका आंसर। बी वाला सेक्शन जो है इसका गलत है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन कंपैरिजन विथ कन्वेंशनल टेलीस्कोप। तो कन्वेंशनल टेलीस्कोप और लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो कन्वेंशनल जो टेलीस्कोप होता है वो स्टेशनरी टेलीस्कोप है। ठीक है, एलएमटी मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट इन द स्काई। ठीक है, इंटरेस्ट इन द स्काई। वाइल इसमें क्या पूछा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। याद रखिएगा, हाँ, तो यही इनकरेक्ट हो जाता है, सबसे पहला ही इनकरेक्ट है। एक आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। एक पारंपरिक दूरबीन एक स्थिर दूरबीन है, जबकि एक एलएमटी आकाश में रुचि की वस्तु की दिशा में चलता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है कि जिधर जिसको हमें देखना है उधर की तरफ वो मूव नहीं करता है। ये पूरे के एक्चुअली ये जो एलएमटी है ना, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये पूरे के पूरे जब इस रात के वक्त में जितना भी स्पेस में एक बहुत बड़ी लाइन की एक साथ इमेजेस ले सकता है, एक साथ जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। स्पेस में जो तारे और गैलेक्सीज वगैरह सब मौजूद हैं, उनकी एक बहुत लंबी स्ट्रिप की पिक्चर लेने में और या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में ये कैपेबल होता है। इसी वजह से ये काफी एडवांस माना जाता है। ठीक है, ये काफी एडवांस माना जाता है, तो यही गलत है। इसके अलावा जो है जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं वो मुझे लगता है सारे सही होंगे। इसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे सही पॉइंट्स हैं, तो इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कभी कभी देखिए याद करिएगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, वो क्वेश्चन भी आपको जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं या किसी भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे जाते हैं। अब जैसे ये पहला वाला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पहला पॉइंट वाला गलत है, इनकरेक्ट है। इसके अलावा ये तीनों पॉइंट सही है, तो आप ये तीनों पॉइंट्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जो इसके यूजेस हैं। ठीक है, यूजेस हैं। और ये जो लगाया गया है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस में इसको लगाया गया है। आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज, नैनीताल में ये मौजूद है, उत्तराखंड में। और इसका जो एक सब सेंटर है, मतलब ये जो आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस दिया गया है, ये नैनीताल में मौजूद है। और इसका एक सब सेंटर मौजूद है कहां पर? देवस्थल
में, ठीक है, उत्तराखंड में एक देवस्थल नाम की जगह है, वहां पर इसका एक दूसरा सेंटर मतलब है, तो वहीं पर लगाया गया। कहाँ पे? ये नैनीताल में नहीं लगाया गया, बल्कि ये देवस्थल में लगाया गया। देवस्थल क्या है? नैनीताल की जो ऑब्जर्वेटरी है उसी का एक मतलब कह सकते हैं एक ब्रांच है जो कि वहां पर मौजूद है देवस्थल में, तो वहां पे इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को लगाया गया है, ठीक है। ये दुनिया का काफी एडवांस जो है ये मुझे लगता है कि पूरे के पूरे मतलब वन ऑफ द बेस्ट टेलीस्कोप माना जाता है, और साथ ही साथ ये पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में बहुत ही कम जगहों पर, सॉरी पूरे एशिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत कम जगहों पे ये अवेलेबल है, ठीक है। तो इधर देखिएगा, विथ रेफरेंस टू इंडिया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें से कौन से सही हैं पूछा गया है। तो इट विल हैव द ऑप्शन ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट मॉनिटरिंग ऑप्शन फॉर नैनो, माइक्रो एंड स्मॉल सैटेलाइट विद द कैपेबिलिटी टू लॉन्च अप टू 100 किलोग्राम ऑफ सैटेलाइट। नहीं सर, इसमें ये जो है ये गलत है। 300 से लेकर 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये ले जा सकता है। तो ये 100 किलोग्राम के सैटेलाइट को नहीं, बल्कि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी कि लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है, तो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की जो कैपेबिलिटी है वो 300 से लेकर 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को लगभग 500 किलोमीटर की ऑर्बिट में इसको भेजा जा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में इससे भेजा जा सकता है, ठीक है। तो SSLV की मदद से 300 से लेकर 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को लगभग 500 किलोमीटर की ऑर्बिट में भेजा जा सकता है। तो पहला पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। इट इज अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें सॉलिड प्रपल्सन सिस्टम लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें जो है वो ठोस ईंधन से चलने वाला 3 स्टेज का रॉकेट है। टर्मिनल एंड पर जो है लिक्विड इंजन यूज किया जाता है, लेकिन जो 3 मेन इंजन हैं वो सॉलिड इंजन, सॉलिड फ्यूल से, सॉलिड ईंधन से चलते हैं, ठीक है। इट इज इंटेंडेड टू कैटर टू ए मार्कर फॉर द लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट विद द लो कॉस्ट एंड, हाँ बिल्कुल सही है, ये बहुत कम पैसे में और बहुत जल्दी, यानी सिर्फ 72 घंटे के अंदर ये सैटेलाइट को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर, मतलब आप ऑर्डर दीजिए और ऑर्डर देने के सिर्फ 72 घंटे के अंदर हम लोग सैटेलाइट इसकी मदद से लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और सारे अगर PSLV या GSLV से लॉन्च करना होगा तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने पहले हमें ऑर्डर देना पड़ेगा, यानी 3 से 4 महीने पहले आप बताएंगे मेरे सैटेलाइट को आपको लॉन्च करना है, तो मैं फिर तैयारी करूंगा, PSLV GSLV बनाऊंगा, फिर लॉन्च करूंगा, तो उसमें समय बहुत लगता है। इसको सिर्फ 72 घंटे के अंदर आप, पहले अगर कोई देश हमसे कह देता हमारा सैटेलाइट आप बहुत जल्दी लॉन्च कर दीजिए, तो हम 72 घंटे के अंदर जो है वो इस लॉन्च व्हीकल को बनाकर और इससे हम सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो ओवरऑल मामला क्या है, इसका आंसर ए सही है, 2 और 3 सही है, यानी कि 2 और 3 इसके सही हैं, ठीक है। ये पहला वाला गलत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंद्रयान 2 मिशन। चंद्रयान 2 मिशन के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो दो मिशन स्पेसक्राफ्ट फेल्ड इट्स सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस, इट्स ऑर्बिटर कंटिन्यूड टू सक्सेसफुली कलेक्ट द, बिल्कुल सही है। जो ऑर्बिट, इसमें 3 मिशन भेजे गए थे ना चंद्रयान 2 पे, एक ऑर्बिटर था जो कि चंद्रमा की जो मून की जो ऑर्बिट होती थी उसमें घूम रहा था, और 2 मिशन भेजे गए थे उसकी सरफेस पर उतारने के लिए। सरफेस पर ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था, 3 मिशन थे, लैंडर था, रोवर था और ऑर्बिटर। लैंडर और रोवर जो है मिशन फेल हो गया था, लेकिन ऑर्बिटर जो है, यानी कि जो ऑर्बिट करने वाला जो सैटेलाइट है जो इस वक्त मून के यानी कि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो जो ऑर्बिटर है वो अभी भी अवेलेबल है और बहुत सारे डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। मतलब 3 चीजें भेजी गई थी चंद्रयान 2 से, कौन कौन सी, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, ठीक है, लोअर। तो ऑर्बिटर सही से काम अभी भी कर रहा है, लेकिन लैंडर और रोवर जो मिशन था वो फेल हो गया था, ठीक है। तो जो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था, तो ये पॉइंट सही है। चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हैज मेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्गन 40 इन द लूनर एक्सो एटमॉस्फेयर। नहीं, ये जो लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे है इसने यहाँ वहां पर आर्गन 40 को डिस्कवर नहीं किया, बल्कि यहाँ पर एक है चेस नाम का जो मतलब कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है ऑर्बिटर के अंदर, जिसे कहा गया चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2, चेस 2। तो इसने वहां पर आर्गन 40 को ऑब्जर्व किया है, यानी वहां के एटमॉस्फेयर में, एक्सो एटमॉस्फेयर में, बाह्य वातावरण में आर्गन 40 को ऑब्जर्व करने वाला ये चेस नाम का जो है वो मतलब कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे ऑर्बिटर में लगाया गया है, ठीक है। चंद्रयान 2 वाज द फर्स्ट लूनर स्पेस प्रोब टू इसरो एंड फाउंड वाटर ऑन द मून, ठीक है। नहीं, ये गलत है, ठीक है। चंद्रयान 1 था जिसने सबसे पहले वाटर वहां पर पाया था। तो ओवरऑल मामला यहाँ पर ये है
कि इसमें वन ओनली आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, वन ओनली इसका आंसर सही होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज, तो न्यूट्रिनोज है सब एटॉमिक पार्टिकल विद द इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड अ वेरी स्मॉल मास विच माइट इवन बी जीरो। ठीक है, न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो जिसपे कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और एक बहुत छोटा द्रव्यमान होता है जो शून्य शून्य भी हो सकता है। ठीक है, शून्य भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। इसके बारे में न्यूट्रिनो जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, मतलब एटम इन सारे पार्टिकल से बनते हैं, मैटर इनसे बनता है। तो एक न्यूट्रिनो का जो ए न्यूट्रिनो स्पिन ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। एक न्यूट्रिनो का प्रचक्रण सदैव अपनी गति की ही दिशा में होता है, नहीं इसके अपोजिट दिशा में होता है। तो इसके हिसाब से हमेशा याद रखिएगा ये केवल एक है। इसकी हमेशा न्यूट्रिनो का जो प्रचक्रण होता है यानी कि न्यूट्रिनो की जो स्पिन होती है वो हमेशा जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट में होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका आंसर सही ये है। चलिए, फिर इसके बाद हाँ, या न्यूट्रिनो स्पिन ऑलवेज पॉइंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। जो मोशन वो करता है उसके हमेशा अपोजिट में मूव करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। यह अंतरिक्ष में रखा जाने वाला पहला प्रमुख ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और इसने प्रक्षेपण के बाद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज की है। बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले जो सबसे एडवांस टेलीस्कोप था वो हब्बल टेलीस्कोप ही है। ठीक है, हब्बल टेलीस्कोप ही है, तो बिल्कुल सही है। इसे यूरोपीय संघ अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया, नहीं ये तो नासा द्वारा लॉन्च किया गया, तो नासा का है ये। तो हब्बल टेलीस्कोप जो है वो नासा का है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। तो इसका मतलब इसमें आंसर सिर्फ क्या होगा, केवल एक होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मिशन डेडिकेटेड टू लुकिंग डीप बीनीथ टू मार्शियन सरफेस द मिशन इन द क्वेश्चन। मतलब कि मार्शियन सरफेस के नीचे, मार्शियन की जो सतह है, मार्स की जो सतह है उसके नीचे एक मिशन भेजा गया उसकी सतह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो उसे इनसाइट मिशन के नाम से जाना जा रहा है। तो इसे तो सीधे सीधे आप इसको याद कर सकते हैं, इनसाइट मिशन है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड इन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। यानी इन स्पेस के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ये जो इन स्पेस है बच्चों, ये इन स्पेस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट ही इसका सही है। इन स्पेस या इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी अंडर डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, बिल्कुल सही है। और फॉलोइंग स्पेस आर करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो फिर उसके बाद इट एम्स टू ड्राइव सैटेलाइट्स रॉकेट लॉन्च सर्विसेज थ्रू प्राइवेट प्लेयर्स। हाँ बिल्कुल सही है। ये जो इन स्पेस है ना, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक ऐसा मतलब कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है कि जो प्राइवेट पार्टनर इस वक्त जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो प्राइवेट कंपनियों जो अंतरिक्ष में जो है वो सैटेलाइट भेजना चाह रही हैं। तो जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाली जो प्राइवेट कंपनियां हैं, भारत में अब प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी में प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं। तो उन प्राइवेट कंपनियों और साथ ही साथ सरकार के बीच में एक मीडिएशन का काम करेगी, मीडिएटर का काम करेगी। कौन? इन स्पेस। मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए। तो ये पॉइंट सही है इसका। ठीक है, इन रेगुलेट एंड प्रमोशन बिल्डिंग ऑफ रूटीन सैटेलाइट्स रॉकेट एंड कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज थ्रू इंडियन इंडस्ट्री एंड या भारतीय उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से नियमित उपग्रहों, रॉकेटों और वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं के निर्माण को विनियमित और बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। तो मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इन स्पेस मोटी मोटी मैंने आपको इन स्पेस के बारे में बात बता दी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लस्टर एंड थर्मोबारिक वेपन्स। ठीक है, तो क्लस्टर और थर्मोबारिक वेपन में क्या कहा गया है कि थर्मोबारिक वेपन्स डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव वेपन। द former consists of 25% fuel and 75% oxidizer while the latter is 100% fuel। मतलब इसमें कहा गया है कि थर्मोबारिक जो वेपन्स होते हैं, जो थर्मोबारिक हथियार होते हैं, उनमें कहा गया है कि 25
हथियार में 25% ईंधन होता है और 75% ऑक्सीडाइजर होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। जो थर्मोबारिक वेपन्स होते हैं, हमेशा बच्चों याद रखिएगा, इनके अंदर 100% फ्यूल होता है, यानी 100% विस्फोटक होता है, और ये एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है उसको कैप्चर करके ये क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं। तो इनमें फ्यूल ज्यादा होता है, ठीक है, फ्यूल ज्यादा होता है, और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करके ब्लास्ट करते हैं, इसी वजह से बहुत डेडली हो जाते हैं। जबकि कन्वेंशनल जो वेपन्स होते हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजर भी होता है और साथ ही साथ वो भी होता है, मतलब कि बारूद भी होता है। तो बारूद भी रखना पड़ता है, ऑक्सीडाइजर भी रखना पड़ता है। बारूद को ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजर देता है। तो ये वाला उल्टा इन्होंने लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब क्या हुआ, इनकरेक्ट इसमें पूछा है, तो पहला वाला जो है वो इनकरेक्ट होगा। फिर इसके बाद कन्वेंशनल एंड क्लस्टर हथियारों पर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो क्लस्टर बमों के सभी उपयोग, हस्तांतरण, उत्पादन और भंडारण को प्रतिबंधित करती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल ये सही है, ये वाला जो है करे, मतलब जो क्लस्टर हथियारों पर कन्वेंशन जो हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और वो क्या कर रही है कि इनके ट्रांसफर, प्रोडक्शन और स्टॉक पाइलिंग पर जो है प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, तो पहला आंसर इसका सही है। ठीक है, पहला आंसर इसका सही है, ये उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, जो थर्मोबारिक बम्स होते हैं वो 100% फ्यूल इनके अंदर होता है, ऑक्सीडाइजर नहीं होता, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन जो है वो एक स्पेशल इंजन होता है बच्चों, बता दूं, और इसको मैंने डिटेल में जो है वो बताया भी है। आप लोग अगर हमारे यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं स्पेस टेक्नोलॉजी को उसे देखेंगे तो उसमें मैंने बताया स्क्रैमजेट इंजन जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर ईंधन भरा जाता है और वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को कैप्चर करके क्या करता है कि उन ईंधन को जलाने का काम करता है। तो ऐसे ऐसे इंजन को हम लोग रैमजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन बोलते हैं। रैमजेट जो होता है वो सुपरसोनिक स्पीड पर काम करता है, स्क्रैमजेट इंजन जो होता है वो हाइपरसोनिक स्पीड, यानी कि साउंड की स्पीड का स्पीड के साउंड की जो स्पीड होती है उससे 1 से लेकर 5 गुने के बीच में काम करता है रैमजेट इंजन, और स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि 5 गुने से भी ज्यादा, यानी साउंड की स्पीड के 5 गुने से भी ज्यादा जो स्पीड होती है उस पर काम करता है स्क्रैमजेट इंजन। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्क्रैमजेट सुपरसोनिक कंबशन इंजन। तो ए रैमजेट इंजन इज एन अन इंप्रूवमेंट ओवर द स्क्रैमजेट इंजन एज इट इफिशियंटली ऑपरेटेड। नहीं भाई, गलत है, उल्टा इसमें लिखा हुआ है। जो स्क्रैमजेट इंजन है वो रैमजेट इंजन का इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है रैमजेट इंजन इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द स्क्रैमजेट इंजन, नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो पहला तो इनका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। फिर स्क्रैमजेट यूजेस हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एयर एज द, हाँ ये सही है। The dual mode ramjet engine is a type of jet engine where the scramjet transform into a ramjet over। नहीं, रामजेट इंजन जो है, जो डुअल मोड रैमजेट इंजन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आप रैमजेट इंजन होता है लेकिन वो क्या होता है कि जब मौका मिलने पर ये स्क्रैमजेट इंजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने क्या, जहां एक स्क्रैमजेट इंजन 4 से 8 मैक रेंज पर रैमजेट में बदल जाता है, ये उल्टा लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर सही क्या हुआ, सिर्फ दूसरा। ठीक है, ये दूसरा वाला सही है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब रामजेट इंजन से याद रखिएगा, रामजेट से स्क्रैमजेट में बदल जाता है डुअल मोड में, मतलब इंप्रूव होता है ना। रैमजेट जो है वो सुपरसोनिक में काम करेगा और हाइपरसोनिक पर जो है स्क्रैमजेट करेगा, तो स्क्रैमजेट ज्यादा एडवांस है रैमजेट से, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है डुअल मोड वाले में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट सीबर्ड। सीबर्ड के क्या है, यह देश की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य युद्धपोतों के बेड़े का समर्थन करना और रख रखाव प्रदान करना। इट इज द कंट्रीज लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच एम्स टू प्रोवाइडिंग फ्लीट सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ वॉरशिप। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट उन्होंने पूछा हुआ है। तो इसके अलावा जो है वो इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ नेवल बेस एट विशाखापट्टनम ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। नहीं, ये गलत है, ये वाला तो सही पॉइंट है। ठीक है, क्यों इसके बारे में ये है कि ये जो प्रोजेक्ट सीबर्ड है, ये प्रोजेक्ट जो सीबर्ड है वो एग्जैक्टली कहां पर है, ये कारवार में बन रहा है, कर्नाटका कारवार में। तो यहाँ पर नेवल बेस है,
तो नेवल बेस है, तो नेवल बेस यानी कि जो नौसेना स्थल बन रहा है, तो नेवल बेस तो कारवार कर्नाटका में बन रहा है, तो वहां पर वेस्ट कोस्ट में ये बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट सी बर्ड। हाँ, ये वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, वहां पे जो है फ्लीट सपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, मेंटेनेंस ऑफ वॉरशिप, सब कुछ वहां पर होगा, लेकिन ये बन कहां पर रहा है, कारवार में बन रहा है। तो ये जो है गलत है, ये वाला मतलब गलत है, ये जो है विशाखापट्टनम में नहीं, गलत नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब आंसर जो है वो बी होगा, मतलब कि बी वाला गलत है। इसमें पूछा गया ना गलत कौन सा है, तो बी वाला गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद ए वाला सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम वानी स्कीम। पीएम वानी स्कीम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरे भारत में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का प्रसार इस योजना के का प्रमुख लक्ष्य है। बिल्कुल सही है। प्रोलिफरेशन ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया द मेन गोल ऑफ दिस स्कीम, बिल्कुल सही है। देयर शैल बी नो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन फी फॉर प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट थ्रू दीज पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों सही है, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा, यानी बोथ 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द डार्क नेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट और करेक्ट को जरूर ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट और करेक्ट को जरूर मेंशन किया, समझ लिया कीजिए। तो इट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट। जो डार्क नेट जो होता है ना, वो क्या होता है, एक छुपा हुआ इंटरनेट का मतलब समझ लीजिए कि वो छुपा हुआ इंटरनेट का एक पूरी दुनिया है। ऐसी दुनिया है जिसके बारे में कोई, जहां पर आप नहीं पहुंच सकते। हम लोग जो इंटरनेट इस वक्त यूज करते हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज है, मतलब बहुत कम परसेंट, 4 से 5-6% इंटरनेट को हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकी जितना भी है वो छुपा हुआ है बिल्कुल, मतलब वो काली, मतलब एक तरीके से इंटरनेट की काली दुनिया है, जहां पर बहुत बहुत सारी चीजों का व्यापार होता है, वहां हम नहीं पहुंच सकते, ना कोई सरकारी एजेंसी पहुंच सकता है, उसे डार्कनेट कहते हैं। ठीक है, तो डार्कनेट कहते हैं। तो विथ रेफरेंस टू डार्कनेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, इट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच इज नीदर एक्सेसिबल थ्रू ट्रेडिशनल सर्च इंजन एंड नॉर ब्राउजर, मतलब किसी तरह से वहां नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल सही है। इट जनरली यूजेस नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये भी सही है। इट कैन बी इजिली एक्सेसिबल बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, नहीं भैया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी यहाँ नहीं पहुंच सकती हैं। ये डार्क नेट, जो डार्क नेट में जो इंटरनेट का जो ये काली दुनिया है, इसमें जो व्यापार होता है, जो चीजें डील की जाती हैं, उसमें गवर्नमेंट भी इंटर नहीं कर पाती है। ठीक है, इतना खतरनाक है, बहुत ही आश्चर्यजनक है ये। ठीक है, द कंटेंट आवर डार्क नेट इज इनक्रिप्टेड एंड रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक ब्राउजर टू सजेस्ट द वो अनियन रिंग। ठीक है, तो ये भी सही है। डार्कनेट पर सामग्री इनक्रिप्टेड है और प्याज की अंगूठी का सुझाव देने के लिए एक विशेष ब्राउजर की आवश्यकता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसमें ये इनक्रिप्टेड होती है, तो ये भी सही है। तो ओवरऑल गलत इसमें कौन सा है, यही है कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेस कर सकती हैं, नहीं भैया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी इसे एक्सेस नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आर्ट पार्क। ठीक है, आर्ट पार्क सेटअप इन विच सिटी ऑफ इंडिया। आर्ट पार्क किसे कहा गया, तो आर्ट पार्क का फुल फॉर्म है एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। क्या कहा गया, एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क से कहा जा रहा है। आर्ट पार्क ये कहाँ पे ये इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो याद रखिएगा, इसको जो है वो बेंगलुरु में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। कोई भी अगर ज़्यादातर जो, अगर हम लोग बात करें कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ या सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ जो भी कुछ होता है, ज़्यादातर बेंगलुरु में ही होता है। ठीक है, हम लोगों को वो कहा जाता है ना कि वो उस पे सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया उसे कहा जाता है, तो ये वहीं पर बन रहा है ये आर्ट पार्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पायरोलिसिस जो इज द हीटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज अ बायोमास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नहीं सर, पायरोलिसिस जो प्रोसेस होती है उसमें बिना ऑक्सीजन के जो है वो हम ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो मतलब उसको जलाते हैं। ठीक है, तो गैस फिर इसके बाद ये गलत पॉइंट है, तो इसमें क्या है, गलत पॉइंट पूछा है क्या, हाँ, इज इनकरेक्ट। कौन से इनकरेक्ट है, तो इसमें इनकरेक्ट पहला वाला इनकरेक्ट है। फिर दूसरा, पायरोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस वोलेटाइल प्रोडक्ट्स एंड लीव्स ए सॉलिड रेसिड्यू इनरिच्ड इन कार्बन एंड चार। बिल्कुल सही है, पायरोलिसिस के बाद जो है कार्बन और चार संबंधित एक ठोस अवशेष छोड़ते हैं। बिल्कुल सही, जब जल जाता है, पायरोलिसिस हो जाती है, तो कार्बन और चारकोल जैसा मटेरियल जो है वो बाद में बचता है, तो ये सही है। ठीक है, इन पायरोलिसिस एक्सपेक्ट मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर प्रोड्यूस।
हाँ ये भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन और भी होती हैं, जैसे कि क्वांटिटीज ऑफ मीथेन भी प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, और साथ ही साथ हाइयर हाइड्रोकार्बन भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें इन्होंने सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया है कि यही प्रोड्यूस होती है, तो ये गलत है, ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस होती हैं, तो इसमें कौन से तीसरा भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 3 जो है वो गलत है। ठीक है, 1 और 3 गलत है, सिर्फ दूसरा वाला सही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में पूछा गया है, तो इट इज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, सही है। इट इज अ कैनिस्टराइज्ड मिसाइल विथ रेंज कैपेबिलिटी बिटवीन, इसकी रेंज जो होती है 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच में होती है, तो इसमें गलत है, 2000 से 3000 नहीं, इसकी जो रेंज है वो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में होती है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट इसका सही है और सारे स्टेटमेंट मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये विशेष मिसाइल बनाई गई, अभी इसको हाल में टेस्ट किया गया था अग्नि प्राइम को। ठीक है, इन इंडिया यूरेनियम इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, बट इन रिसेंट टाइम थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैव assumed significance as an alternative source of energy. Which of the following statements are correct in this context? Thorium is found in small quantity in most rocks and soils where it is about 3 times more abundant than uranium. बिल्कुल सही है ये वाली बात कि ये 3 टाइम्स ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, थोरियम हैज अ लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है। थोरियम इज अ वेरी इनसॉल्युबल, दैट इज व्हाई इज अ प्लेंटीफुल इन सैंड बट नॉट इन सी वाटर, मतलब ये जो है थोरियम जो है बहुत अघुलनशील है, यही कारण है यूरेनियम के विपरीत रेत में प्रचुर मात्रा में है लेकिन समुद्री जल में नहीं है, क्योंकि अघुलनशील है तो पानी में नहीं मिल सकता लेकिन रेत में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, केरला में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इन सब के जो तट हैं, ठीक है, केरला, आंध्र प्रदेश, इनके जो तट रेखाएं हैं उन सब में समुद्र के किनारे जो रेत पाई जाती है वहां पर मोनोजाइट सैंड उसे कहते हैं, जो उन रेत को, ठीक है, केरला और आंध्र प्रदेश या इन सब जो रीजन है हमारा, तो इनके जो तट रेखाएं हैं वहां पे काली कलर की सैंड पाई जाती है जिसे मोनोजाइट सैंड कहते हैं, उसी मोनोजाइट सैंड के अंदर थोरियम जो है वो मौजूद होता है। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, 1 और 3, यानी कि 1 और 3 इसमें सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है, बी जो है वो गलत है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल जो प्रोजेक्ट है बच्चों, वो एग्जैक्टली कई देश मिलकर इसको चला रहे हैं, जिसमें फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फ्यूजन यानी कि जो संलयन से ऊर्जा पैदा की जाएगी, जो मतलब विद्युत ऊर्जा है वो संलयन से उत्पन्न करने की बात की जा रही है। संलयन का मतलब हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है उनको जोड़कर, ठीक है, उनको जोड़कर हीलियम में बदला जाएगा, और हीलियम में बदलकर फिर उसके बाद क्या होगा कि ऊर्जा, बहुत अपरंपार ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी और इससे जो है विद्युत उत्पादन किया जाएगा। तो इस तरीके का फ्यूजन से, अभी तक फिशन से हम लोग ऊर्जा विखंडन से यानी कि यूरेनियम से ऊर्जा पैदा कर रहे थे, लेकिन अब फ्यूजन से ऊर्जा पैदा करने के लिए ITR इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिएक्टर जो है वो जो है वहां पर काम किया जा रहा है। ये फ्रांस में बनाया जा रहा है, ये फ्रांस में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ये जो है इंटरनेशनल, इट इज अ इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट एम्ड एट रिप्लेसिंग द फिशन प्रोसेस ऑफ द सन टू क्रिएट फ्यूजन प्रोसेस ऑफ द सन टू क्रिएट एनर्जी ऑन अर्थ। मतलब इन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा पैदा करने के लिए सूर्य की संलयन प्रक्रियाओं की नकल करता है। ये बिल्कुल सही है, ये पॉइंट इसका सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसके बाद is consider the following statement project thermo is the which reference to the statement given is incorrect, इसमें incorrect पूछा है। ठीक है, the ITR project is a joint effort by ISRO and European Space Agency, नहीं भैया, इसमें जो है बहुत सारे देश शामिल हैं, इसके अंदर US शामिल है, ठीक है, इसके अंदर रशिया शामिल है, ठीक है, इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसके अंदर जो है वो आपका यूरोपीय यूनियन शामिल है, इसके अंदर जो है वो आपका साउथ कोरिया शामिल है, ठीक है, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है, साउथ कोरिया, जापान, इसके अलावा चाइना, इसके अलावा इंडिया, ठीक है, ये सब देश मिलकर काम कर रहे हैं इस पर। तो बहुत सारे कंट्रीज इसके अंदर शामिल है, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज इसके अंदर शामिल है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ITR इंडिया इज अ स्पेशल प्रोजेक्ट अंडर द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च एंड गवर्नमेंट बाय द एम्पावर्ड बोर्ड विच इज चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है,
तो ITR इंडिया इज ए स्पेशल प्रोजेक्ट अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। हाँ बिल्कुल सही है, इंडिया में भी इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में चल रहा है, जिसमें हम फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल बात सही, लेकिन इसमें क्या है कि ITER प्रोजेक्ट प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के तहत एक विशेष परियोजना है। नहीं नहीं, ITER जो है, नहीं ये गलत है। ITR प्रोजेक्ट से प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है, वहां पे हम अपना एक अलग तरीके का रिएक्टर हमने क्रिएट किया था, फ्यूजन रिएक्टर क्रिएट किया था जिसका नाम था आदित्य। ठीक है, आदित्य। तो आदित्य जो हमने क्रिएट किया था, हमने उसमें फ्यूजन से जो है वो प्लाज्मा क्रिएट किया था, वो हम अपना चला रहे हैं, वो उसे आदित्य कहा गया है। ठीक है, वो ITR जो है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान के तहत नहीं आता। जो ये ITR प्रोजेक्ट है, वो ITR प्रोजेक्ट जो है, या ITR इंडिया जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ITR इंडिया जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। उसका जो प्रोजेक्ट का नाम है, उसका नाम है आदित्य। ठीक है, तो ये गलत है। तो इसका मतलब सिर्फ दूसरा इसके स्टेटमेंट गिवन अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब ITR इंडिया इज ए स्पेशल प्रोजेक्ट, ITR इंडिया इज ए स्पेशल प्रोजेक्ट अंडर द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च एंड गवर्न बाय द यूरोप एम्पावर्ड बोर्ड विच इज chaired by the Secretary Department of Atomic Energy। ITR इंडिया को ही नाम दिया जा गया है, एग्जैक्टली क्या दिया गया है, वो आदित्य। इसी के अंतर्गत जो है आदित्य नाम का एक प्लाज्मा बेस्ड जो है वो रिएक्टर, यानी फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर बनाया गया है। ठीक है, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है, सॉरी। ठीक है, सॉरी, ITR इंडिया के अंतर्गत ही आदित्य नाम का एक प्लाज्मा क्रिएट करने वाला फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर बनाया गया है। तो ये सही है, और ये सही है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसका मतलब इसमें जो इनकरेक्ट है वो सिर्फ ये वाला इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब आंसर जो है बी होगा। ये सही है, ठीक है, ये सही है। ITR इंडिया के को ही उसको नाम दिया गया है आदित्य नाम के। तो जो फ्यूजन रिएक्टर बनाया जा रहा है उसका नाम आदित्य है, वो किसके अंतर्गत बनाया जा रहा है, ITR इंडिया के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जो कि जिसके अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव हैं। ठीक है, तो ये सही है, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, लिथियम आयन बैटरी इज यूज्ड एज एनर्जी स्टोरेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हीयरिंग एड डिवाइस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पोर्टेबल डिवाइस। इसमें तो मुझे लगता है सब में यूज होती होगी, डी इसका आंसर है, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सब में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिकल सब में होता है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। विच ऑफ द गिवन मेथड्स कैन हेल्प इन एनर्जी कंजर्वेशन, इन इनकरेजिंग द इंस्टॉलमेंट ऑफ सोलर पैनल्स। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड मेटल्स। ठीक है, इंकरेजिंग द यूज ऑफ LED, इंकरेजिंग द यूज ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, तो विच ऑफ द गिवन मेथड कैन हेल्प इन एनर्जी कंजर्वेशन, यानी एनर्जी कंजर्वेशन को कौन बढ़ावा देता है। तो पहला इंकरेजिंग द इंस्टॉलमेंट ऑफ सोलर पैनल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड मेटल्स, तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसमें दिया जाए, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड मेटल्स। हाँ, तो अगर रिसाइकिल करोगे तो इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इनकरेजिंग द यूज ऑफ LEDs, ठीक है, सही है। इनकरेजिंग द यूज ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, इंकरेजिंग द यूज ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हम इंकरेजिंग द यूज ऑफ, अच्छा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, अगर हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज करेंगे तो हम जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ावा देंगे, लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब 1, 2 और 3 ही सही होगा, और 1, 2, 3 4th वाला गलत है। ये याद रखिएगा, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ावा देंगे तो एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर डी सही है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द उजाला स्कीम। The Electricity Distribution Company and Energy Efficiency Service Limited, a public sector body of Government of India, are implementing the program. और इसके बाद consumers having a metal connection can get LED bulbs and about 40% of the market price under the Ujala scheme. Consumers have the option for paying for LEDs in the
इक्वेटेड मंथली से, मुझे लगता है इसमें सारे सही होने चाहिए, सारे सही हैं भी, ठीक है। तो आंसर इसका सही है, ठीक है। मतलब विद्युत, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है वो अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विद्युत ये सारे इसके सही हैं, ठीक है। उपभोक्ता के पास समान मासिक हिस्सों में रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 28 के, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द आईएमएफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। तो आईएमएफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या तो ना मुद्रा है, ना ही आईएमएफ पर दावा है, बल्कि ये आईएमएफ सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं का एक संभावित दावा है, ठीक है। फिर उसके बाद विचार इज करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला इट्स वैल्यू कैलकुलेटेड डेली एंड नीड, नहीं, इसमें वैल्यू जो है डेली कैलकुलेट नहीं की जाती है, तो ये गलत है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, वन ऑनली होगा, ठीक है, वन ऑनली होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूट्रिनो एंड सुपरनोवा। न्यूट्रिनो और सुपरनोवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूट्रिनो आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस विथ वेरी स्मॉल मास, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज विथ वेरी स्मॉल मास, इसमें कहा गया था कि कोई, हम लोगों ने न्यूट्रिनो के बारे में पहले ही देख लिया था ना कि इसका कोई मास नहीं होता है, ठीक है। फिर तो रेडियो एक्टिविटी इज द रेडियो एक्टिविटी इन द सन एंड कॉस्मिक इंटरेक्शन इन द एटमॉस्फेयर आर सम सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिनो, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये जो है रेडियो एक्टिविटी और सन रिसोर्सेज, सन और कॉस्मिक, सूर्य, ठीक है, सूर्य, साथ ही साथ कॉस्मिक रिसोर्सेज, रेडियो एक्टिविटी, मतलब जो सूर्य और कॉस्मिक जो रिसोर्सेज होते हैं, यानी ब्रह्मांडी जो घटनाएं होती हैं, उनकी रेडियो एक्टिविटी से ये न्यूट्रिनो उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब ये ब्रह्मांड के अलग अलग जगहों से ये हमारी धरती पर पहुंचते हैं। इवन कि माना जाता है कि आप धरती पर खड़े होते हैं तो पता नहीं कितने हजारों न्यूट्रिनो जो है पर सेकंड के हिसाब से आपकी बॉडी को पार कर जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। सुपरनोवाज आर प्रीडोमिनेटली न्यूट्रिनो फिनोमेना, बिल्कुल। सुपरनोवा, जब एक स्टार की जो डेथ होती है तो डेथ के बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। तो ये जो सुपरनोवा विस्फोट होता है उसमें भी न्यूट्रिनो फॉर्म होते हैं, तो ये भी एक प्रीडोमिनेटली न्यूट्रिनो फिनोमेना है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिनो, तो इसमें ये भी पॉइंट सही है, 2 और 3 सही है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चले जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेडियो आइसोटोप थर्मोबारिक जनरेटर, आरटीजी, ठीक है, आरटीजी। तो इसके अंदर क्या है कि आरटीजी इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर बेस्ड पावर सिस्टम, ठीक है, दैट इज जनरली यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड थर्मल मैनेजमेंट ऑफ स्पेस मिशन, बिल्कुल सही है। आरटीजी एक शुरू किया गया, ये अभी नया कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, स्पेस मिशन में हम न्यूक्लियर रिसोर्सेज का, न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करके हम स्पेस मिशंस को करेंगे। तो आरटीजी एक प्रकार की परमाणु आधारित बिजली प्रणाली जो आमतौर पर बिजली उत्पादन और अंतरिक्ष मिशन के थर्मल प्रबंधन के लिए उपयोग की जाती है। आरटीजी कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू डिवाइस नोन एज अ थर्मो कपल्स, बिल्कुल सही है, थर्मोकपल्स नाम की डिवाइस। ये सब पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, दोनों सही हैं, ठीक है। द परसेवरेंस रोवर फॉर द मार्स मिशन यूज रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो नासा का जो रेडियो परसेवरेंस रोवर है उसने इसका यूज किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इज आर करेक्ट, इसमें सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिसेंटली द सीन इन न्यूज नैनो स्निफर, ठीक है, नैनो स्निफर, बिल्कुल, ये तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कि नैनो स्निफर जो है वो माइक्रो सेंसर है जो कि एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर, ये माइक्रो सेंसर डिवाइस डेवलप की गई है जो कि एक्सप्लोजिव को, यानी कि विस्फोटकों को ये क्या कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है, डिटेक्ट कर लेती है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म नैनो फ्लेयर्स, नैनो फ्लेयर्स क्या है, तो नैनो फ्लेयर्स जो है ये भी बिल्कुल डायरेक्ट याद कर लीजिए कि एक स्फेरिकल न्यूक्लिक एसिड है जो इंकाउंटर्स एमआरएनए इन द स्पेशल सेलुलर इन्वायरमेंट। तो सेलुलर इन्वायरमेंट में होता क्या है कि आपकी जो प्रोटीन बनती है, हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन बनती है उसको जो जीन जो है वो निर्देश करता है एमआरएनए को, ठीक है, और एमआरएनए जो है वो टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है, आरआरएनए की मदद से जो है हमारे शरीर में प्रोटीन बनाती है। तो टीआरएनए आरआरएनए मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, एमआरएनए जो है वो इसको आदेश देता है और एमआरएनए को आदेश जो है जीन देता है। तो ये जो
आदेश जो है वो जीन देता है। तो इसी वजह तो जीन जो आदेश देता है एमआरएनए को, एमआरएनए उस आदेश को टीआरएनए आरआरएनए तक पहुंचाता है और हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ए स्फेरिकल न्यूक्लिक एसिड इनकाउंटर्स एमआरएनए इन द सेलुलर एनवायरनमेंट, उसी को हम लोग नैनो फ्लेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो मतलब एक गोलाकार न्यूक्लिक एसिड सेलुलर वातावरण में एमआरएनए से मिलता है, यानी न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन बनती है वो किससे बनता है, आपके एक तरीके से जो है वो प्रोटीन है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से बनता है। तो जब एक न्यूक्लिक एसिड एक तरीके का गोलाकार न्यूक्लिक एसिड है जो सेलुलर वातावरण में एमआरएनए से मिलता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नैनो फ्लेयर बोलते हैं। ठीक है, नैनो फ्लेयर बोलते हैं। फिर इसके बाद इसको थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आंसर यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब येलो बायोटेक्नोलॉजी। येलो बायोटेक्नोलॉजी हमेशा सीधे से याद करें, बहुत तरीके की बायोटेक्नोलॉजी होती है। कृषि वाले जिसमें कृषि की जाती है उसे हम लोग ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ट्रीटमेंट किया जाए, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अगर किसी चीज़ का इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। अगर समुद्रों में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग समुद्रों में किया जाता है तो उसे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसी तरीके से येलो जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो फूड प्रोडक्शन पर, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग यानी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है वो अगर फूड प्रोडक्शन के लिए, खाद्य उत्पादन के लिए किया जाए तो ये येलो बायोटेक्नोलॉजी में आता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग वेरियस प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ACE2 जो प्रोटीन होती है रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, Cas9 एंड Cas9 जो है वो एंड RNA गाइडेड न्यूक्लियस फॉर जीनोम एडिटिंग, ये बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। PDI एंट्री पॉइंट फॉर कोरोना वायरस इनटू ह्यूमन सेल, गलत है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि हमारे शरीर में जो है वो ACE2 जो होता है वो एंट्री पॉइंट होता है कोरोना वायरस इन ह्यूमन सेल। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, इसके आगे मैंने पॉइंट भी लिखा था, ACE2 जो है वो रिसेप्टर है प्रोटीन दैट प्रोवाइड द एंट्री पॉइंट फॉर द कोरोना वायरस। तो ACE2 जो है ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है। और जो वो PD है वो प्रोग्राम सेल डेथ प्रोटीन है, नोन एज द PD1। PD1 इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन दैट रेगुलेट फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो PD1 जो होता है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वाला इससे, ये वाला यहाँ पर दे दिया गया, ये वाला यहाँ पर दे दिया गया। तो ओवरऑल मामला क्या है कि इसमें सिर्फ दूसरा सही मिलान है, मतलब इसमें पूछा गया ना कौन सा सही करेक्टली मैच्ड है। तो Cas9 जो है, Cas9 एक प्रोटीन है जो क्या करता है, जीन एडिटिंग में यूज किया जाता है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो उस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में Cas9 प्रोटीन का यूज किया जाता है और ये Cas9 प्रोटीन क्या करती है, जीन को यानी DNA को अपनी स्थान से कट करने का काम करती है। तो एक तरीके का ये जो Cas9 प्रोटीन है इसे बायोलॉजिकल सीजर या जैविक कैंची भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, यानी कि दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें द थेरेपी सीक्स टू मेक यूज ऑफ द एंटीबॉडीज डेवलप इन द रिकवर्ड पेशेंट अगेंस्ट द वायरस। थेरेपी वायरस के खिलाफ ठीक हो चुके मरीज में विकसित एंटीबॉडी का उपयोग करना करती है, बिल्कुल सही है। या कोई नई चिकित्सा नहीं है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की सदियों पुरानी अवधारणा, बिल्कुल सही है। ये कोई नई नहीं है, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन जाती है नेचुरल रूप से उसी का यूज यहाँ पे किया जा रहा है, मतलब डिसीज को क्योर करने के लिए, यानी डिसीज से प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए। इस थेरेपी का इस्तेमाल पहले स्पेनिश फ्लू और इबोला वायरस में किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसमें सारे सही हैं। ठीक है, इसमें सारे सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मैकेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। कौन सा ऐसा प्लांट मैकेनिज्म है जो कि लाइट से जो है प्रभावित होता है। तो क्लोरोफिल उत्पादन, क्लोरोफिल प्रोडक्शन, वेजिटेटिव डेवलपमेंट, वानस्पतिक विकास दोनों होते हैं, वाष्पोत्सर्जन दर का प्रभाव। ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटल इसमें गलत वो हो गया है, पेट की हलचल लिख दिया है, हिंदी कन्वर्जन ऐसा होता है। स्टोमेटा जो होते हैं वो एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट्स के अंदर जिनके ओपन होने से, और ये जो है हमारे कह सकते हैं ये स्टोमेटल सेल्स होती हैं हमारे पेड़ में, प्लांट की जो लीव्स होती हैं खासकर, तो इनके ओपन होने से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर बाहर होते हैं। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल जो है अंदर बाहर होते हैं। तो ये स्टोमेटल की जो मूवमेंट होता है, स्टोमेटल खुलता है और बंद होता है, खुलता है बंद होता है, उसी से गैसेस और वाटर जो है वो प्लांट के अंदर और प्लांट के बाहर जो है एटमॉस्फेयर में जाती और आती हैं। तो ये भी जो है वो आपके लाइट के प्रभाव से होता है, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों का वितरण, यानी अलग अलग जगहों पे कहाँ कहाँ कौन कौन से पौधे पाए जा रहे हैं, वो प्लांट्स के लाइट कहाँ पे कितनी मिल रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ें सही हैं।
ठीक है, सारी की सारी सही चीजें हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इकोलॉजिकल निच। इसमें पूछा गया है निच ऑफ आर स्ट्रेटजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे हैव लार्ज डिमांड ओविंग द देयर नीड फॉर स्पेसिफिक कंडीशन, रिप्रोड्यूस रैपिडली अंडर फेवरेबल कंडीशन। आर रणनीतिकारों के पारिस्थितिक आला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विशेष परिस्थितियों के लिए उनकी आवश्यकता के कारण उनकी बड़ी मांगे हैं, अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से प्रजनन करने ऊपर दिए गए करने करें, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसमें जो है वो with respect to the ecological niche of our strategy, consider the following: reproduce rapidly under favorable conditions, they have large demand owing to their need of specific condition। तो इसमें exactly ये वाला आंसर सही होगा, reproduce rapidly under the favorable condition। तो इसमें is are correct, ठीक है, इसमें दूसरा वाला सही होगा। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से प्रजनन करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो आर स्ट्रेटजीज के अंतर्गत आती है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड चेन, food chain is the movement of the nutrient and the energy from one creature to another at different trophic level। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सन इज द प्राइमरी कंपोनेंट इन एवरी फूड चेन, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ठीक है, मतलब कि सूर्य द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक घटक है, बिल्कुल सही है। पर्टिकुलर फूड चेन रिमेन्स अनचेंज इन एवरी एनवायरमेंट, नहीं ऐसा नहीं होता, एनवायरमेंट के हिसाब से जो है वो फूड चेन जो है बदल जाती है। तो इसमें जो है वो अगर देखा जाए कि कौन से सही है तो बिल्कुल 1 और 2 सही है, लेकिन जो है वो ये तीसरा वाला गलत है, फूड चेन जो है वो एनवायरमेंट के हिसाब से बदलती भी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रेनफॉल। इसको तुम लोगों ने ज्योग्राफी में खूब अच्छे से समझा होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें while tropical rainforests are characterized by uniform temperature and rainfall, temperate rainforest exhibit seasonally with regard to temperature and rainfall। ठीक है, ये सही है। both tropical and temperate rainforest have rich undergrowth of small trees and shrub। उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों वर्षावनों में छोटे पेड़ों और झाड़ियों की प्रचुरता होती है, नहीं ऐसा नहीं होता, दोनों में ऐसा नहीं होता। तो इसमें सिर्फ एक जो है वो सही होगा। ठीक है, इसमें एक सही होगा। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, न्यूस्टॉन ऑर्गेनिज्म विच रिमेन्स अटैच्ड टू द स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो पेरी फाइटॉन ऑर्गेनिज्म विच लिव एट एयर वाटर इंटरफेस, यानी कि वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहने वाले जीव पेरीफेरॉन कहलाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं, इसमें नहीं होंगे। ठीक है, नेक्टन जीव की शक्तिशाली तैराक होते हैं, हाँ नेक्टन्स जो हैं वो, नेक्टॉन्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे पावरफुल स्विमर्स होते हैं। बेंथोस जो होते हैं ऑर्गेनिज्म विच हैव एट द बॉटम ऑफ द वाटर, ये बॉटम जल के तल पर रहने, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 और 4 है ये सही है, 3 और 4 सही है, ये दोनों गलत है। न्यूस्टन की को जो होता है, न्यूस्टन जो होते हैं आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं विच लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस सच एज द फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं, जो तैरते हुए जली पौधे होते हैं, उन पे मौजूद होते हैं। और पेरीफाइटॉन जो होते हैं वो रिमेन अटैच्ड टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द रूटेड प्लांट, जो रूटेड प्लांट्स होते हैं उनके फ्लोटिंग प्लांट्स पे नहीं, बल्कि जो रूटेड प्लांट्स होते हैं, जो जमीन के अंदर रूटेड होते हैं, उनके स्टेम और लीव्स पर ये जो है वो अटैच रहते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें कहा जाता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन 41, कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड रीजन इन विच दे आर पर्टिकुलरली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया, विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, तटीय और दलदली वन, अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार ठीक है पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार जो है तटीय जगह पे पाया जाएगा, तो वहां पे पाए जाएंगे। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल दिख नहीं रहा, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट सही है। ठीक है, गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, सब एल्पाइन फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल जो थॉर्न फॉरेस्ट होंगे, ठीक है, वो रीजन 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट गुजरात में बिल्कुल मिल सकते हैं। सब एल्पाइन फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये क्या है, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन। ठीक है, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नहीं
इसमें ये 3 सही है, सब एल्पाइन, लिट्रोलर एंड स्वैम्प वाला, ट्रॉपिकल और सब एल्पाइन, तो ये तीनों का मैच सही है। ठीक है, 1 2 3, तो आंसर भी वही है 1 2 3, यानी कि ये पर्वतीय आर्द्र और शीतोष्ण वंश आंध्र प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उस तरीके की श्रृंखलाएं वहां नहीं मौजूद हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स, फिनॉल, सिलिका, ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट, मरकरी। ठीक है, उपरोक्त में कौन से प्रदूषक प्रकृति में अकार्बनिक है, यानी इनऑर्गेनिक है? तो फिनॉल ऑर्गेनिक है, सिलिका जो है इनऑर्गेनिक है, और फिर ग्लिसरॉल जो है वो ऑर्गेनिक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ हैं ये तीनों, मरकरी जो है इनऑर्गेनिक है। तो ये मतलब सिलिका और मरकरी, यानी 2 और 5। ठीक है, बी आंसर होगा। ठीक है, बी आंसर होगा। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायो augmentation is an ex situ bioremediation technique that enhance the degradation process। ठीक है, बायो एग्मेंटेशन एक एक्स सीटू बायो रिमीडिएशन टेक्निक। बायो रिमीडिएशन टेक्निक का मतलब ये होता है कि जब किसी भी पोल्यूशन को, ठीक है, पोल्यूशन को अगर किसी जीव द्वारा अगर खत्म किया जाए तो उसे बायो रिमीडिएशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बायो एग्मेंटेशन एक एक्स सीटू जो है वो एक्स सीटू बायो रिमीडिएशन टेक्निक है जो इनहेंस द डिग्रेडेशन प्रोसेस। नहीं, ये गलत है। बायो रिमीडिएशन वर्क्स इफिशिएंटली ऑन ऑल काइंड्स ऑफ डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें कोई सही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई सही नहीं है, इसमें कोई सही नहीं। इसका डिटेल जो है वो आपके उसमें दिया गया होगा, उसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो आंसर की दी गई हुई है, आंसर जो वो दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंस्टेंस ऑफ एसिड रेन आर नॉट फाउंड इन द माउंटेन्स रीजन विद थिन सॉइल। टू क्वालिफाई फॉर एसिड रेन द पीएच वैल्यू ऑफ द रेन वाटर मस्ट बी लेस देन 2। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नाइदर 1 और नाइदर 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि लेस देन 2, अगर लेस देन 2 हो जाएगा तो बारिश हो जाएगी तो पता लगा कि जितने जीव जंतु हैं सब मर जाएंगे। तो अगर एसिड रेन होती है लेकिन उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कम होता है, कंपेरेटिवली कम होता है, मतलब 5 4 5 6 6 तक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कम होगा। और पतली मिट्टी वाले पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं मिलते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, जहां पोल्यूशन होगा वहां पे मिलेंगे। ठीक है, फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड फार्म्स। द ऑनशोर विंड फार्म्स आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेयर टू द ऑफशोर विंड फार्म, सही है। ठीक है, ऑनशोर विंड फार्म्स आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑनशोर फार्म इज इजियर कंपेयर टू द ऑफशोर वंस, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑफशोर अगर ऑनशोर रहेंगे तो हवा जो समुद्रों से चलेगी वो उसकी वजह से ये बढ़िया से घूमेंगे, विंड फॉर्म जो विंड टर्बाइंस होंगी, और आसान ये हमारे लिए एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक है, इसमें आपको कम टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा भाई है समुद्री हवाओं की मदद से ये जो है विंड जो वो होती है टर्बाइंस होती है आसानी से चल सकेंगे। तो इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। चलिए, फिर इसके बाद बात कर देते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें परियोजना के किसी भी पूर्व द प्रोविजन ऑफ अपील अगेंस्ट एनी प्रायर अप्रूवल टू द प्रोजेक्ट विद द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। परियोजना के किसी भी पूर्व अनुमोदन के खिलाफ अपील का प्रावधान राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास है। ठीक है, है। तो हाँ सही है, इसका गिवन आर करेक्ट, हाँ सही है। इट रेडनेस रेडीनेस द पीरियड फॉर पब्लिक कंस्ट्रक्शन आर कंपेयर टू द ईआईए नोटिफिकेशन, या 2006 की ईआईए अधिसूचना की तुलना में सार्वजनिक परामर्श की अवधि को कम करता है। ठीक है, पर्यावरणीय मानदंडों के लिए परियोजनाओं की निगरानी की आवृत्ति हर 6 महीने में बढ़ाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। द फ्रीक्वेंसी फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द इन्वायरमेंट नॉर्म इन द इंक्रीज इन द एवरी 6 मंथ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो इसका मतलब जो है ये जो है करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंस सेटिंग अप द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सतत। ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड फोकस ऑन यूरोपियन एंड अमेरिकन साइट्स ऑफ द प्लेस। नहीं, ये गलत है, तो इसमें ये गलत है। इसमें जो है वो हर देश शामिल हो सकता है। ठीक है, लगभग 140 कंट्रीज इसके अंदर मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। द इनिशिएटिव एम्स टू बिल्ड ए ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बाय 140 कंट्रीज। लगभग 140 कंट्री हो सकते हैं, और इसका जो सेंटर्ड है, मतलब पूरा इसको इनिशिएट कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। इसमें साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सब शामिल हैं इसके अंदर, शामिल हो सकते हैं। तो ये गलत है, तो इसका मतलब आंसर एक सही होगा सिर्फ।
ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। Consider the following statement. Biological oxygen demand is a better indicator to measure the concentration to required oxygen as compared to chemical oxygen demand. नहीं भैया, COD जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद COD measures the concentration of oxygen required for the oxidation of non biodegradable matters. well नहीं भैया, नॉन है, बायोडिग्रेडेबल भी होता है, ये भी गलत है। द dissolved oxygen is inversely proportional to dissolved organic waste in the वाटर। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो इसका मतलब घुली हुई ऑक्सीजन जल निकाय में घुले कार्बनिक कचरे के व्युत्क्रमणानुपाती होती है, उल्टी होती है, तो सही है ये। ठीक है, सही है, तो इसका मतलब 1 एंड 2 जो है इसके इनकरेक्ट है, इसमें आंसर इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सैंड माइनिंग। सैंड माइनिंग का जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात की जाए तो चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर एंड इंक्रीज द रिवर इरोजन। सही है भैया, इस अगर आप लैंड माइनिंग करेंगे, रेत खनन करेंगे, तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, हाँ बिल्कुल सही है। कृषि के लिए खतरा और तटीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान, सही है। थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड डैमेज टू कोस्टल सिस्टम एडवर्सली इम्पार्टिंग द हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। ठीक है, तो ये डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो सैंड प्रोवाइड्स ए बफर अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव्स एंड स्टॉर्म एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास। सैंड प्रोवाइड्स ए बफर अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ड्यू टू द सैंड माइनिंग देयर इज अ रेवेन्यू फॉर फॉर फीचर दो बालू खनन के कारण राजकोष को राजस्व जब्ती होती है। हाँ सही है, ये भी सही है। ठीक है, सैंड माइनिंग रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इनरिच द कोस्टल इकोसिस्टम। रेत खनन से भूजल में वृद्धि होती है और तटीय पारिस्थितिक तंत्र समुद्र समृद्ध होता है। ठीक है, रेत खनन नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 एंड 2 सही है, इसके 1 एंड 2 सही है। भैया सैंड माइनिंग करोगे तो कैसे जो है ग्राउंड वाटर, और वही उल्टा जो अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी का उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, with the reference to the integrated development wildlife habitat IDWH, consider the following statement. One of the key component of IDWH is the recovery program for critically endangered species, बिल्कुल सही है। in support protected areas such as national park, wildlife sanctuaries and tiger reserve, नहीं ये इसको सपोर्ट नहीं करता, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। हाल ही में कैराकल को कार्यक्रम के तहत लाया गया है, ये सही है। कैराकल एक तरीके की क्या होती है, एक कैट है, एक बिल्ली है, जंगली बिल्ली है, जैसे कैराकल कहते हैं, तो उसको इसके अंतर्गत लाया गया है, तो ये बात सही है। तो इसका मतलब ये कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो दूसरा इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पीसीज इन स्पीसीज यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा एक्चुअली, जो इसमें प्रिंट हुआ है ना, तो स्पीसीज रिप्रेजेंट्स द इक्वलिटी ऑफ, प्रजाति समता प्रजातियों की संख्यात्मक समानता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो प्रजाति संबंधी एक समुदाय में कई प्रजातियों के लिए मापी जाती है। स्पीसीज रिचनेस इज मेजर्ड फॉर मल्टीपल स्पीसीज इन कम्युनिटी, सही है। लो स्पीसीज awareness with high species richness indicated towards a community where a few species dominate, हाँ ये भी सही है। मतलब कुछ जो है उच्च प्रजाति समृद्धि के साथ निम्न प्रजाति समता एक ऐसे समुदाय की ओर संकेत करती है जहाँ कुछ प्रजातियों का प्रभुत्व होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ये तीनों सही हैं। ठीक है, तीनों सही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात नेक्स्ट पर जाएंगे। फिर स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिसेंटली सीन इन द न्यूज ऑफ पब्लिश बाई, मैंने यानी कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर हाल ही में रहा स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो याद रखिएगा इसे टी यानी कि सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द स्टेट द ग्लोबल एयर रिसेंटली सीन इन द न्यूज पब्लिश बाई हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान द्वारा। ठीक है, ये इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीथेन। मीथेन जो है शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पोल्यूटेंट है विद द एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम ऑफ
रफली ए डिकेड, यानी 10 साल के करीब इसका जो है जीवन काल होता है और बहुत अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है। ठीक है, तो हाँ सही है भैया, ठीक है। तो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव इज अ वॉलंटरी गवर्नमेंट एंड इनफॉर्मल इंटरनेशनल पार्टनरशिप क्रिएटेड टू अचीव ग्लोबल रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक मीथेन। वैश्विक मीथेन पहले एक स्वैच्छिक सरकार और मानव जनित मीथेन में वैश्विक कमी को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। ठीक है, ये भी सही है। इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंड द ग्लोबल मीथेन प्लेज अंडर विच कंट्रीज कट देयर मीथेन इमिशन बाय द लीस्ट 30%। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, इंडिया इसका भी सदस्य नहीं है। ठीक है, ग्लोबल मीथेन प्लेज में अभी शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये 1 और 2 सही है इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। तो अंडर द किगेली अमेंडमेंट पार्टीज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विल फेज डाउन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सही है। ठीक है, फिर उसके बाद द प्रोटोकॉल इज टू डेट द ओनली UN treaty ever that has been ratified every country on earth the UN member state। प्रोटोकॉल अब तक की एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे पृथ्वी पर हर देश संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो इंडिया हैज अ फेल टू मीट द, नहीं गलत है भाई, इंडिया फेल वाला तो मामला ही खत्म हो जाता है। इंडिया इज फेल टू मीट द फेज आउट द टारगेट ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस पर मॉन्ट्रियल, नहीं सर ऐसा नहीं है। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अमेंडमेंट रूल 2019 हैव बीन इश्यूड अंडर द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन, नहीं ये 1986 के थ्रू होता है। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन 1986 के अंतर्गत हो, तो ये भी गलत और ये भी गलत, तो करेक्ट इसमें पूछा है तो 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है, 1 और 2 करेक्ट है। फिर उसके बाद यानी आंसर ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेप्स टेकन बाय इंडियन रिगार्डिंग फेजिंग आउट द, अच्छा ये तो हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है consider the following statement about the Kyoto Protocol and Paris Agreement। The Kyoto Protocol required only developed countries to reduce emission, while the Paris Agreement called on all countries to set emission target। नहीं ऐसा तो नहीं है, हाँ ऐसा है। द क्योटो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड ओनली डेवलप्ड कंट्रीज टू reduce emission, while the Paris Agreement called on all कंट्रीज टू सेट इमिशन टारगेट। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन को कम करने के लिए केवल विकसित देशों को अनिवार्यता दी गई है, जबकि पेरिस समझौते ने सभी देशों को उत्सर्जन लक्ष्य को निर्धारित करने, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और बोथ ऑफ देम फॉल अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ यूएनईपी, नहीं भैया ये यूएनईपी के अंतर्गत नहीं आते, ये यूनाइटेड नेशन जो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी यूएनएफसीसी के अंतर्गत आते हैं, तो ये गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, तो फर्स्ट ओनली। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो फिर क्वेश्चन 58 पे पहुंचते हैं। विद रेफरेंस टू कार्बन ट्रेडिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पेरिस एग्रीमेंट हैज द प्रोविजन तो कंपल्सरी trading between countries meet the NDC goal. It allows nations which are unable to meet their reduction target to purchase carbon credit. Carbon trading uses a cap and trade system। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग कैप एंड ट्रेड सिस्टम का उपयोग करता है। तो इसमें जो है वो द पेरिस एग्रीमेंट हैज अ प्रोविजन टू कंप्लीटली ट्रेडिंग बिटवीन कंट्रीज टू द मीट द एनडीसी गोल, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें जो है ये वाला आंसर नहीं सही होगा, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा और इसका आंसर जो है वो बी होगा, यानी 2 और 3 सही होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आगे की बात करते हैं क्वेश्चन 59 पर। तो क्वेश्चन 59 की बात की जाए तो फॉरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन फाउंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ वॉलंटरी क्वार्टरली पेमेंट दैट इज द यूजर हैज टू मेक फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट एंड फॉर नॉन फॉरेस्ट। शुद्ध वर्तमान मूल्य एक स्वैच्छिक त्रैमासिक भुगतान है जो गैर वन उपयोग के लिए वन भूमि को बदलने के लिए करना पड़ता है। ये भुगतान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित प्रतिपूरक वनीकरण कोष में जाते हैं। ग्राम सभा तय करती है क्या वनों को परियोजना के लिए मोड़ा जा सकता है। नहीं भैया यहाँ पे तो कोई सही नहीं लग रहा है। इन संरचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सही होगा। ठीक है, डी आंसर है। तो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन 60। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडेप्शन फंड। इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द
it was established under the Kyoto Protocol of UNFCCC. नहीं. The clean development mechanism is a source of income for the adoption fund. नहीं. The World Economic Forum serve as a trustee of the adoption fund on the interim basis. बिल्कुल सही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सिर्फ बी, हाँ बी सही है, 3 ओनली सही है. ठीक है, 3 इसका ओनली सही है. फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट बात करते हैं. तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. द यूएनसीडीटी कन्वेंशन वाज द आउटकम ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. नो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूएनसीटी हैज एवर बीन हेल्ड इन इंडिया टिल डेट. हाँ, नो, ये यूएनसीसीटी की कोई अभी नहीं हुई है, ये सही है. ये नो अच्छा, नो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूएनसीसीडी हैज नेवर. नहीं नहीं, ये जो है वो मतलब ये जो है ये गलत है. ठीक है, ये इसकी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है. ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस हो चुकी है. और साथ ही साथ द बॉर्न चैलेंज इज रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. बिल्कुल सही है. ठीक है, तो इसका मतलब ये इसमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट जो है वो यही है कि यहाँ पर इंडिया में कॉन्फ्रेंस हो चुकी है यूएनसीसीडी की. ठीक है, और हो चुकी है. ठीक है, सही है. फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बायो एक्यूमुलेशन इज वन ऑफ द की फीचर टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट. बिल्कुल सही है. ठीक है. फिर उसके बाद इंडोसल्फान इज अ बायो, मतलब ये जो बायो एक्यूमुलेशन होता है, बॉडी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती जाती हैं जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, हमारे खेतों में जाती हैं, खेतों से पौधों में, पौधों से हम उसे खाते हैं हमारी बॉडी में, तो इसे बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं. एंडोसल्फान को स्थायी कार्बनिक प्रदूषणों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किया गया है. ये भी सही है. ठीक है, ये भी सही है. और द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रेटिफिकेशन ऑफ ऑल द केमिकल्स लिस्टेड अंडर द स्टॉकहोम. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूची में सभी रसायनों का अनुसमर्थन को मंजूरी दी है. नहीं, सभी रसायनों को नहीं दी है मंजूरी, तो इसका मतलब 1 और 2 ओनली सही है. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इसको आपको पता ही है इसके बारे में. ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन से इसमें करेक्ट है. ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन कैन ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है. द विश्वेश्वरैया अवार्ड एंड दिवाकर अवार्ड रिलेटेड टू इट. बिल्कुल सही है. आईएसए केयर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सौर ऊर्जा की तैनाती के लिए एक हेल्थ केयर सेक्टर में, इसका मतलब इसका इनिशिएटिव है जो हेल्थ केयर सेक्टर में किया जाएगा. ये भी सही है. तो इसमें लगभग सारे सही हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल. ठीक है, द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 इन द यूएन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन. ठीक है, कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन द कोपेनहेगन. स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय की स्थापना 2009 में कोपेनहेगन में पार्टियों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन में की गई थी. इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ हाई लेवल ग्लोबल फोरम टू पर्पस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दैट एडवांस क्लीन एनर्जी. नहीं, इंडिया पार्ट है. ठीक है, इंडिया पार्ट है. तो इस इंडस्ट्रियल decarbonization initiative is an initiative of clean energy ministerial co-led by the UK and France. ठीक है, UK and France. तो ओवरऑल क्या है कि ये भी गलत है. तो इसमें जो है वो सही क्या है, सिर्फ एक है. ठीक है, एक सही है. इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की एक पहल है जिसका नेतृत्व यूके और फ्रांस ने किया. नहीं, गलत है. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF जिसे कहा जाता है. तो GEF जो है वो सपोर्ट मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस टू द प्रेजेंस थ्रेटेंड इकोसिस्टम ऑन लैंड एंड इन द ओशन. ठीक है, सही है. इंडिया इज अ बोथ डोनर एंड रेसिपेंट ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी. बिल्कुल सही है. द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इज फॉर्मली लिंक टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आउट सब्सटेंस एंड डिप्लीट द ओजोन लेयर. नहीं, GEF जो है वो नहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से डायरेक्टली जो है इससे कोई लेना देना नहीं है. तो इसका मतलब कि इसका A 1 और 2 इसका सही है. फिर उसके बाद बात करें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीनिंग कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM. इट इज़ अ एक्सिक्यूटिव बॉडी. ठीक है, एक्सिक्यूटिव बॉडी. इट विल कम्प्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ it is an executive body. It will complement the functioning of the environment pollution
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी यानी यह पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण के कामकाज का पूरक होगा। नहीं, ये नहीं सही है। ठीक है, पहला भी नहीं सही है और नहीं ये दूसरा नहीं सही है। ठीक है, इसका मतलब द कमीशन विल हैव एन एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ओवर द नेशनल कैपिटल रीजन इन मैटर्स ऑफ एन पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण के मामले में आयोग का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक है, हाँ ये सही है। इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो ये इनकरेक्ट इनकरेक्ट ये सही है। हाँ इनकरेक्ट इसमें पूछा है तो ये सही है, बी। ठीक है, बी सही है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम साइट्स इन इंडिया। हाँ, तो इसको जो ग्लोबली हेरिटेज साइट्स ऑफ सिस्टम इंडिया में अभी शामिल किया गया है तो उसमें जो है वो 245 यानी कि ये वाला केरल केरल के कुट्टूनाड, हाँ ये है। और साथ ही साथ ये कोरापुट। ठीक है, कोरापुट पारंपरिक कृषि। और साथ ही साथ 5 पंपोर सैफरन जो हेरिटेज कश्मीर की है इसे, तो 245 इसको शामिल किया गया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के जो आंसर डिस्कशन वाली वो है इसमें बहुत डिटेल में दिए गई हैं, क्योंकि यहाँ पर समय क्या होता है ना कि बहुत कम होता है तो उसमें सारी चीज़ों को कंसीडर करना होता है, तो इसलिए बस आपको चीज़ें बताएं। इसमें डिटेल में सारी चीज़ें आपको जो आंसर की दी गई है डिस्कशन वाला दिया है उसमें लिखा हुआ है। विद द रेफरेंस टू द हाइब्रिड सीड मिनी किट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स जो है वो statement is correct. The Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare will distribute the hybrid seeds mini kits at national rates all over the country. ठीक है, the program has been started under the National Food Security Mission oil seed and oil palm scheme. ठीक है, तो ये सही है, बी वाला सही है। इसके अलावा जो है पहला वाला गलत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पूरे देश में समान दरों पर हाइब्रिड बीज मिनी किट वितरित करेगा, ये गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मैंग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मैंग्रोव फॉर future initiative. MFF is joint collaboration of IUCN and UNDP. The initiative exclusively deal with the conservation and sustainable development. ठीक है, कौन से कथन गलत हैं? तो इनिशिएटिव एक्सक्लूसिवली डील विद द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। यह पहल विशेष रूप से दुनिया भर में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत विकास से संबंधित है। मैंग्रोव फॉर फ्यूचर पहल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यह पहल विशेष रूप से दुनिया भर के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, MFF के सदस्य देशों में केवल एशियाई राष्ट्र शामिल हैं। सुंदर वन सदाबहार क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, MFF, IUCN और UNDP का संयुक्त सहयोग है। तो इसमें आंसर तो इन्होंने बी दे रखा है, बट इसमें मैं इसको आंसर अभी बी नहीं करूंगा, इसे मैं देखता हूं, मैं इस पर कंसीडर करवाता हूं। ठीक है, कि इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें यह पहल विशेष रूप से दुनिया भर में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत विकास के लिए पहल से कौन से गलत, इसको ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको मैं आंसर करवा कर मैं इसको करवाता हूँ। ठीक है, सही करवाता हूँ। ठीक है, इसको देखते हैं क्या होता है। 69 है क्वेश्चन। चलिए, तो कंसीडर द फॉलोइंग लॉज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1907, लॉ रिलेटेड टू एनवायरमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग लॉज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। ठीक है, तो वाइल्ड एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉज कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है वो याद कर लीजिएगा आप 3, 4, 5, 6, यानी कि फॉरेस्ट एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और फिर उसके बाद पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 71। वोटिंग राइट इन इंडिया कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ ऑल पर्सन रिसाइड इंडिया। तो पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया पूरी तरीके से, तो इसका बस आप NRI सेटल्ड इन फॉरेन लैंड कैन बिकम an elector in electoral roll in India. Postal ballots privilege are given to members of the armed forces posted across the country, as well as to be individual under the Prevention
डिटेंशन। सही है। तो इसमें जो है वो 2 and 3 ओनली, ठीक है। वोटिंग राइट इंडिया टू, करेक्ट, हाँ 2 and 3 सही है। वोटिंग राइट इन इंडिया कैन बी कंसीडर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ ऑल पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया। ये सारे जितने लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं देता है ये वोटिंग राइट, ठीक है, कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो करें। तो इसका बी आंसर सही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, ठीक है। अब ये वो इकोनॉमिक्स का गया। अब मैं इसका तो आप लोगों को सिर्फ आंसर बता सकता हूँ, आंसर इस पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इसका मैं इसके बारे में बहुत आपको आइडिया नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स और इन सब चीज़ों के हैं। तो ये इसका आंसर जो है वो डी 1, 3, 4 and 5 ओनली होगा, ठीक है। यानी टू कंट्रोल द डिजायर्ड सेल ऑफ फार्मर्स, ठीक है, टू बिल्ड ए वेयर हाउस, टू फॉर्मलाइज द क्रेडिट सिस्टम, 4 जो है वो टू फॉर्मलाइज द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और 5 टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो ये एग्जैक्टली 1 ओनली इसका आंसर दिया जा रहा है, यानी कि एरिया अंडर द 6th शेड्यूल वेयर अर्लियर कंसीडर द इवेल्युएटेड पार्शियली एक्सटेंडेड अंडर गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर इन इंडिया, ठीक है, ये भी पॉलिटी का है। तो इसका इनमें इन्होंने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सफिशिएंटली मेंशन इन मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट, द एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा होती है। तो इसमें दोनों गलत इसमें माने गए हैं, ठीक है। अबव इज आर करेक्ट, दोनों दोनों गलत हैं इसके अंदर, इस आंसर में, ठीक है। इन सब का ये सब जो है मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी आपके आंसर जो की दी गई है उसमें डिस्कशन दिया हुआ है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजन परसेप्शन सर्वे, जो 75 का जो आंसर है वो 1 and 3 ओनली आंसर है, ठीक है, 1 and 3 इसका आंसर है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे 84 के बारे में, सॉरी 76 के बारे में। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 76 का, तो इसका आंसर जो होगा वो 2 and 3 होगा, ठीक है, 2 and 3 होगा, ये वाला 2 and 3 होगा। फिर उसके बाद 77 का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम ग्राम कल्याण आनंद योजना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 ओनली होगा, अंत्योदय अन्न अन्न योजना, अन्न योजना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालयों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो 1 and 2 है, ठीक है। सही करेक्ट मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो पहला और दूसरा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और तीसरा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी न्यायाधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ऊपर दिए गए कथनों पर विचार है। तो ये इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन 79, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन ऑफ क्लासेस ऑफ लॉज एज वेल द शील्ड स्पेसिफिक लॉज और कानून अधिनियमों की सुरक्षा करती है, ठीक है। 79C इसकी 9वीं अनुसूची। ये आप लोग क्वेश्चन के आंसर सिर्फ जान लीजिए, क्योंकि आई एम नॉट मतलब एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपके आंसर बता सकता हूँ, क्योंकि गलत डिस्कशन करने से अच्छा है कि नहीं डिस्कशन किया जाए, ठीक है। तो इधर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है। फिर इसका जो आंसर होगा बी 1 and 3 आंसर होगा इसका। तो ये जो क्वेश्चन 2081 है, रिसेंटली द न्यूज ऑफ द ग्रुप एम्बिशन ऑन द मेल्टिंग आइस ऑन सी लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर रिसोर्सेज एसोसिएटेड विथ क्रायोस्फेयर लॉस, यानी हिमांक मंडल की हानि के लिए ये एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ऑन सी लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये इसके इस पर है। फिर उसके बाद जो है वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल, ठीक है। ये ये जो
आपका सॉफ्ट शेल जो कछुए हैं इनके बारे में बात की गई है। तो इसमें गिवन वाला इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट क्या है, या एक बड़ा मीठे पानी का नरम खोल वाला कछुआ है जो उत्तर पूर्वी भारत के लिए स्थानिक है। ठीक है, इसकी आयुष्यन स्थिति संवेदनशील है और वन्य जीवन में विच ऑफ द विच स्थिति संवेदनशील है और वन्य जीवन अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से गलत हैं? ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें जो आंसर इन्होंने दिया है वो दोनों गलत माना है। ठीक है, इनकरेक्ट दोनों माना है, सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सेक्रेड ग्रुप। सेक्रेड ग्रुप वो होते हैं, जैसे कि मतलब ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि सेक्रेड ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी कम्युनिटी द्वारा, कोई जंगल का कोई ऐसा एरिया जो किसी कम्युनिटी द्वारा जो है वो मतलब प्रोटेक्टेड है और वो उसे बहुत ज़्यादा पूजनीय मानते हैं, वहाँ पे किसी को नहीं आने जाने देते या वहाँ की चीज़ों का आप यूज़ नहीं कर सकते, तो उन्हें सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। तो इन्हें कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स आर द tract of virgin forest that are dedicated to local deities or tree spirit। पवित्र उपवन अछूते जंगल का एक मार्ग है। तो इसमें ये कथनों में कौन से गलत हैं? इसमें इनकरेक्ट इन्होंने पूछा है, अब इनकरेक्ट। तो ये पहला तो आपका सही है। रैपिड यानी तीव्र शहरीकरण और विदेशी खरपतवारों द्वारा आक्रमण पवित्र उपवनों के लिए आम खतरों में से एक है, सही है। वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में सामुदायिक भंडार के तहत पवित्र उपवनों की कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है। सेक्रेड ग्रुप्स हैव बीन लीगली प्रोटेक्टेड अंडर कम्युनिटी रिजर्व इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये सही है, इसमें सारी चीज़ें सही दी गई हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ब्लैक कोरल्स। ब्लैक काले मूंगों के बारे में क्या बात कही गई है कि स्टेटमेंट इज अबव आर करेक्ट। तो जो काले मूंगे हैं रीफ बिल्डिंग कोरल केवल उथले उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। ब्लैक कोरल्स आर फाउंड ग्रोइंग एक्सक्लूसिवली इन डीप वाटर्स। ठीक है, डीप वाटर्स। तो इसमें ब्लैक कोरल्स आर फाउंड ग्रोइंग एक्सक्लूसिवली इन डीप वाटर्स, नहीं डीप वाटर्स में तो नहीं पाए जाते। ब्लैक कोरल्स एक्ट एज अ इम्पॉर्टेंट हैबिटेट वेयर फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स फीड एंड हाइड फ्रॉम द प्रेडेटर्स। ठीक है, तो ये सही है, ये सही है। तो इसमें ओवरऑल आंसर जो होगा वो सी होगा, 1 और 3 सही होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स। विश्व विरासत ग्लेशियरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विषय ये पृथ्वी के हिमनदी क्षेत्रों का लगभग 50% कवर करते हैं और पृथ्वी जीवन बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को और आईयूसीएन द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स सेंटिनल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, जो ऊपर दिए गए कौन से सही हैं? तो इसमें सिर्फ दूसरा सही है। ठीक है, इसमें आंसर जो दिया गया है वो दूसरा सही है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड वेव इन इंडिया। ठीक है, तो इसका जो कोल्ड वेव है ये ज्योग्राफी का पॉइंट है बच्चों। ठीक है, तो इसका जो इन्होंने आंसर दिया है 1 और 3 दिया है, 1 और 3 दिया हुआ है। डिस्कशन ऑलरेडी आपके उसमें लिखा हुआ है, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका जो 87 का आंसर दिया है वो ए दिया है, यानी कि केवल एक सही है। यानी कि कालसा बंदूरी परियोजना एक बांध परियोजना है जिसे महादेव बेसिन से मालप्रभा नदी के घाटी तथा बेसिन में जल भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 88 क्वेश्चंस में आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इथाइलिन ग्लाइकॉल एक नीले रंग का एल्कोहलिक यौगिक है जिसका सेवन करना घातक हो सकता है। ठीक है, सही है। एथिलीन ग्लाइकॉल बॉल पॉइंट पेन सौंदर्य प्रसाधन प्लास्टिक आदि में पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। एथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें क्या पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल इज a blue colored alcoholic compound that can be fatal in the consumed। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिस्टर फाइबर। तो इनके हिसाब से जो आंसर दिया गया है, ठीक है, आंसर की के हिसाब से वो इसका 88 का बी, ठीक है, दिया गया है, यानी केवल एक, यानी कि ये गलत है और ये दोनों सही हैं। ठीक है, इज आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो इज सही है, तो सही भी है वो। ठीक है, तो विद द रेफरेंस टू द रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट के हिसाब से
ठीक है, ये भी जैव विविधता पर आधारित एक रिपोर्ट है। इसका जो है कौन से सही है, तो इसमें केवल आंसर जो दिया गया है बी सही है, यानी कि इट रिकॉर्ड्स द साइज ऑफ द एरिया बीइंग ब्रॉट मार्कर रिस्टोरेशन एज वेल एज द करस्पॉन्डिंग क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, या रिस्टोरेशन के तहत लाए जा रहे क्षेत्र के आकार के साथ साथ संबंधित जलवायु, जैव विविधता और सामाजिक आर्थिक लाभों का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपडेटेड रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन IUCN। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के संकटापन्न प्रजातियों की अद्यतन लाल सूची रेड लिस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, डुगोंग समुद्री गाय एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनधारी और ये समुद्री घास खाते हैं। ठीक है, कौन से सही हैं, बिल्कुल सही है, डुगोंग सही है। डुगोंग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्य पशु हैं और केरल सरकार के पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसमें वहाँ पे संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, ये तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो और नया आंसर बता रहा है, तो ओवरऑल एक ही सही मानेंगे इसको। ठीक है, फिर उसके बाद with reference to the state of the finance for nature 2022 report, consider the following statement, the state of finance of the nature। तो ये फाइनेंस रिपोर्ट का जो आंसर होगा वो सी इसमें कहा जा रहा है, यानी कि इसमें गिवन बिलो एज करेक्ट, दोनों सही हैं। द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, जो भी पॉइंट इसमें दिया गया है दोनों सही हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग carbon credit consider carbon credit implies a tradable permit yet to enter the India's carbon market, energy conservation sustainable code for building has statutory backing for norms and energy efficiency and conservation renewable energy for great building। तो ओवरऑल आंसर इसका बी माना गया है, यानी कि इसमें स्टेटमेंट ऑफ एज करेक्ट, तो एनर्जी कंजर्वेशन यानी ये स्टेटमेंट सही है। इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण, सतत कोड में ऊर्जा संरक्षण और हरित भवनों के लिए नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग के मानदंडों के लिए वैज्ञानिक समर्थन है। ठीक है, फिर उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ लॉज। ठीक है, तो अनक्लॉज संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आंसर जो है उसका बी माना गया है। ठीक है, B2 ओनली, यानी UN ये वाला जो है पहलुओं को नियंत्रित करता है, जिससे परिसीमन, पर्यावरण नियंत्रण, समुद्री वैज्ञानिक और अनुसंधान, आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियां शामिल होती हैं। फिर उसके बाद जो है वो 94 का जो है वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्मगलिंग आर द काउंटिंग इन इंडिया। तो अच्छा ये स्मगलिंग वगैरह से रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर 94 का माना गया है वो बी दिया गया है, यानी कि वायलेंट टेरर अटैक बाय एक्सट्रीमिस्ट इंडिविजुअल्स एक्टिंग अपॉन द रेडिकलाइज बिलीफ आर टर्म्ड एज अ लोन वॉल्ट टेररिज्म। ठीक है, आतंकवाद कहा जाता, उग्रवादी कट्टरवादी व्यक्तियों द्वारा अपने कट्टरपंथी विचारों पर काम करने वाले हिंसक आतंकवादी हमलों को लोन वुल्फ आतंकवाद कहा जाता है, और ऊपर दिए गए कथनों पर कौन सा सही है, तो यही सही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो 95 का जो आंसर माना जा रहा है। ठीक है, 95 का ये भी पंचायती राज वगैरह से है रिलेटेड 95 का, तो वो है आंसर बी, यानी कि एक ओनली माना गया है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। 96 का जो क्वेश्चन है वो है 96 क्वेश्चन इन कैमरा प्रोसीडिंग, अच्छा ये भी पॉलिटी का ही शायद है, कैमरा प्रोसीडिंग इज नॉट डिफाइंड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 96 का डी 1 2 3 माना गया है। ठीक है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आई एम नॉट सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो इसलिए मैं इसका डिस्कशन नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर बताता चल रहा हूँ। ठीक है, जिसका मैं कर सकता हूँ मैंने किया है। काउंसिल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो इसका जो है 97 का जो आंसर कहा गया है वो सी है, 2 and 3 है। ठीक है, 98 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसका आंसर जो है वो सी है। ठीक है, फिर 99 क्वेश्चन 99 का जो आंसर है वो है सी, ये भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में आंसर है। और फिर 100 क्वेश्चन जो है वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गल्फ शक्ति स्कीम। ठीक है, गति शक्ति योजना के बारे में, तो इसका भी आंसर जो है वो C1 जाए। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे, जो भी मोस्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस दिए गए थे, और साथ ही साथ मोस्टली जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस दिए गए थे, उन सब को मैंने अपने लेवल पर डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और जो भी मेरे सब्जेक्ट से अलग थे, ठीक है, उनके भी मैंने आपको आंसर बता दिए हैं।
ठीक है, तो ज़्यादातर क्योंकि क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट से थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। होप कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, और इसका जो डिटेल और भी डिटेल में इसके बारे में, हर एक क्वेश्चन के बारे में, उसके आंसर के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वो जो आंसर की और डिस्कशन जो दिए गए हैं, उसमें आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।